हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी फैक्टर्स अफेक्टिंग इन ओपन कास्ट वर्किंग। मतलब कि क्या क्या फैक्टर्स होती है जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये ओपन कास्ट चलाएंगे या फिर माइनिंग मेथड अंडरग्राउंड करेंगे। तो कुछ जो फैक्टर्स होती है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोग ने मेथड ऑफ वर्किंग ओपन कास्ट सेकेंड ईयर की सिलेबस कवर किया है, और जिसमें कि हम लोग टाइप्स ऑफ ओपन कास्ट देखें, उसके बाद एडवांटेज देखें, डिसएडवांटेज देखें, फिर ऑकरेंस देखें। उसके बाद आज जो हमारी टॉपिक रहेगी वो फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपन कास्ट माइंस के बारे में रहेगी। तो चलिए चलते हैं। हेडिंग डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। फैक्टर्स affecting choice of ओपन कास्ट माइनिंग। क्या क्या कारण हैं, क्या क्या मुख्यतः जो कारण हैं जिससे हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंस चलाएं। तो सबसे पहले, अगर आप माइनिंग मेथड यूज करना चाहते हैं कि ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड रहे, तो सबसे पहले आपको जो डीप ऑफ स्ट्राटा या डीप ऑफ फॉर्मेशन या कोयला का स्ट्राटा है, तो वो देखना अनिवार्य हो जाता है। सपोज डैट ये सरफेस है और 200 मीटर तक, 200 मीटर के बाद यानी कि 200 मीटर के नीचे हमारा कोयले का फॉर्मेशन है, कोयले का फॉर्मेशन है। तो ऐसे केस में तो हम लोग ओपन कास्ट कर नहीं सकते, क्योंकि 200 मीटर, ये 200 मीटर ओबी हटाने में हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस सर्विस और कॉस्टेड आ जाएंगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में बाय ए शाफ्ट या इंक्लाइनेशन बना के ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। बट यही 200 बिलो ना होके अगर 50 मीटर बिलो होता, ग्राउंड से 50 मीटर की दूरी में, तो ऐसे केस में हम लोग ऑब्वियसली ओपन कास्ट मेथड ही यूज करेंगे, ताकि एक्सट्रैक्शन में ज़्यादा रहे, कम लागत रहे और प्रॉफिट ज़्यादा रहे। तो फिगर बना लीजिए। उसके बाद लिखिए पहला पॉइंट, डेप्थ ऑफ सीम। पहला पॉइंट आएगा डेप्थ ऑफ सीम या डेप्थ ऑफ डिपॉजिट। डेप्थ ऑफ सीम, सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कितने डेप्थ में हमारा फॉर्मेशन है, कोयले की डिपोजिशन है। उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि ओपन कास्ट रहेगा या अंडरग्राउंड रहेगा। उसके बाद दूसरी पॉइंट आती है शेप ऑफ डिपॉजिट। शेप ऑफ डिपॉजिट से आप क्या समझते हैं, ये जूलॉजिकल का वर्ड है, शेप ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट, शेप ऑफ डिपॉजिट, अगर स्ट्रैटिफिकेशन शेप है, ये लंबा हमारा हॉरिजॉन्टली बहुत लंबा जा रहा है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर जा रहा है, 2-5 किलोमीटर तक भी, 10-10 किलोमीटर तक भी डिपोजिशन होता है। और माइंस हमने खुद देखा है, बीजीआर आप चले जाइए, बीजीआर माइंस जो आउटसोर्सिंग बीजीआर कंपनी है वो पतरातू में काम कर रही है, लगभग 5 किलोमीटर लेंथ में, यानी कि 5 किलोमीटर दूरी उसकी माइंस की डिस्टेंस है। तो अगर स्ट्रैटिफिकेशन हमारा फॉर्मेशन रहे, एज ए हॉरिजॉन्टली फॉर्मेशन रहे, लंबा लंबा डिस्टेंस रहे, तो ऐसे केस में हमारा ओपन कास्ट करना बहुत ही जरूरी या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बन जाता है। अगर ये डिपोजिशन लंबा ना होके, सपोज दैट यहाँ 2 किलोमीटर के रेडियस, सॉरी, सपोज दैट 1 किलोमीटर तक ये फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ कोयला का हुआ, फिर एग्जैक्टली यहाँ से दूसरी फॉर्मेशन यहाँ हुआ 500 मीटर तक, फिर कुछ देर के बाद यहाँ ओबी आया,
ओबी के बाद यहाँ फॉर्मेशन हुआ, यानी कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस फॉर्मेशन नहीं है, या फिर जो फॉर्मेशन है वो स्ट्रैटिफिकेशन टाइप में नहीं है। तो फिर ऐसे केस में हम लोग ओपन कास्ट को चॉइस नहीं कर सकते, प्रीफर नहीं कर सकते। ऐसे केस में आपको अंडरग्राउंड ही बाय शाफ्ट या इंक्लाइन के मोड ऑफ ट्रांसफर्स के थ्रू से ही ऑपरेशन चलाना होगा। तो ये हमारा हो गया शेप ऑफ डिपॉजिट, शेप ऑफ डिपॉजिट। ठीक, अब तीसरा पॉइंट यहाँ बात रखी गई है कि ग्रेडियंट ऑफ डिपॉजिट, ग्रेडियंट ऑफ डिपोजिशन या डिपॉजिट। ग्रेडियंट मतलब ढालू, यानी कि ढाल। अगर ग्रेडियंट हमारा बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है, सपोज दैट ये सरफेस है, यहाँ से ज़्यादा नहीं हल्का ग्रेडियंट से फॉर्मेशन होते होते ऐसे फॉर्मेशन हॉरिजेंटली हुआ कोयले का, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ ग्रेडियंट ऐसे, तो आप देख सकते हो कि ये ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं है, इसमें हम लोग ओपन कास्ट मेथड ऑफ वर्किंग कर सकते हैं। बट यही ग्रेडियंट अगर एग्जैक्टली यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और बहुत ज़्यादा डीप होते होते यहाँ चला गया, इतना नीचे चल गया, तो हमारा जो ओपन कास्ट वर्किंग होगा वो बहुत खाई जैसा हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। यहाँ तक एक्सट्रैक्शन करने के लिए सूटेबल आप नहीं समझते होंगे, क्योंकि बारिश आएगी, बारिश में ये भर भी सकता है, फिर आपको वर्किंग स्टॉप करना होगा। उसके बाद यहाँ से डंपर को उतरने में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, एज ए डीजल बहुत ज़्यादा फूक देगा, या फिर जस्ट 1 मिनट होल्ड। ऐसे बहुत ज़्यादा डीप ग्रेडियंट चला जाए तो फिर ऐसे में हम ओपन कास्ट मेथड को कभी प्रेफर नहीं करेंगे। व्हीकल्स की मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाएगी, डीजल भी बहुत ज़्यादा फूक देगी। उसके बाद जो मशीन्स है हमारा, उसमें भी बहुत सारा डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ग्रेडियंट ऑफ डिपॉजिट भी हमारा बहुत मेजर इम्पोर्टेंस फैक्टर है ओपन कास्ट के लिए। ज़्यादा डीप ग्रेडियंट रहे तो हम लोग ओपन कास्ट प्रीफर नहीं करेंगे, उस समय हम लोग एज ए अंडरग्राउंड प्रीफर करेंगे। ओके, तो अब मैं एज ए सीक्वेंसली आपको बताते चल रहा हूँ और फिगर से साथ, फिगर को मैं रफ कर रहा हूँ, बट आप समझने के लिए फिगर को जरूर मेंटेन करें। ऐसे में एग्जामिनेशन या एग्जामिनर आपको मार्क्स ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि फिगर में ही अगर सेंटेंस अगर आपकी नहीं बन पाती है तो फिगर से ही एग्जामिनर समझ जाते हैं कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, इन्हें माइनिंग आता है। तो क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ डिपोजिशन या डिपोजिट्स। ओके, इसके बाद सरफेस टोपोग्राफी, मतलब जो हम लोग मेजरमेंट कोयल की या फिर सर्वे करते हैं, वो भी एक तरह से बहुत एक तरह से बहुत फैक्टर्स है सरफेस टोपोग्राफी, सरफेस टोपोग्राफी मतलब जब भी अगर माइंस को आप ईगल व्यू कर रहे हैं, ईगल व्यू देखिए, व्यू 4-5 तरीके के होते हैं। अगर आप ईडी में पढ़े होंगे तो साइड व्यू, फ्रंट व्यू, अपर व्यू एंड डेप्थ व्यू, या फिर माइंस के लैंग्वेज में आप ईगल व्यू, ईगल मतलब चील, ईगल व्यू क्या होता है कि ऊपर से आप सारा पूरा माइंस में हलचल क्या हो रही है, मशीन्स कहाँ चल रही है, देख सकते हैं। तो ईगल व्यू को ही एक तरह से सरफेस टोपोग्राफी आप बोल सकते हैं, जो कि ऊपर से जो सर्वेइंग या सर्वेइंग किया जाता है, तो उसी को हम लोग सरफेस टोपोग्राफी बोलते हैं। टोपोग्राफी 1 मिनट में थोड़ा
इसमें डाउट लग रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, बैटरी भी कम है तो चार्ज में भी लगाना है। तब तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। सही है, सही जा रहा था। सरफेस टोपोग्राफी यहाँ कहता है द शेप एंड फीचर्स ऑफ सरफेस इंक्लूडिंग कंटूर, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, कंटूर, कंटूर आप समझ सकते हैं, हिली एरियाज में हम लोग कंटूर लाइन मेजरमेंट करते हैं सर्वे और लेवलिंग करने के लिए। उसके बाद डिप्रेशन, जो डाउनवर्ड एलिवेशन एंड डिप्रेशन, जो मैथ में हम लोग पढ़े थे। सेमिटीज सरफेस टोपोग्राफी भी हमारा मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ओपन कास्ट है। इसके बाद अगर आप थिकनेस ऑफ ओबी भी आप देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा थिकनेस रहा, थिकनेस ऑफ ओबी ओवर बर्डन, अगर किसी भी माइंस में 50 मीटर 100 मीटर तक अगर थिकनेस ऑफ ओबी रहे तो डजंट मैटर, बट वही ओबी हमारा ऑलमोस्ट 200 मीटर तक रहे तो हम कभी भी प्रीफर नहीं करेंगे। जस्ट 1 मिनट होल्ड, जस्ट 1 मिनट होल्ड। एक्चुअली सॉरी फॉर क्लासेस, थोड़ी आपको होल्ड पे रखना पड़ गया था। एक्चुअली हमारी एक नेफ्यू है, बहुत ही क्यूट है, बार बार डिस्टरबेंस करने के लिए आ जाती है। तो हम कहाँ थे? थिकनेस ऑफ ओवरबर्डन, थिकनेस ऑफ ओवरबर्डन, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हमारा ओबी है तो उस केस में हम लोग, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि ये आपका सरफेस है, ये सरफेस है और विद इन 200 मीटर तक आपका ओबी का फॉर्मेशन है, ओबी का फॉर्मेशन है। तो ऐसे केस में ओपन कास्ट प्रीफर हम लोग नहीं करेंगे। यही ओबी फॉर्मेशन 50 मीटर या 60 मीटर रहे तो फिर हम लोग ऑब्वियसली ओपन कास्ट को प्रीफरेंस देंगे। तो कहने का मतलब है थिकनेस ऑफ ओवरबर्डन भी एक तरह से इफेक्टिंग है ओपन कास्ट के लिए। आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इंक को डाल लेता हूं पेन में। एंड फिगर बनाते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रहेगा कि थिकनेस ऑफ ओबी तो हम लोग देखें। दूसरा पॉइंट भी हमारा थिकनेस ऑफ मिनरल डिपोजिशन का रहेगा, थिकनेस ऑफ मिनरल मिनरल डिपोजिशन, ठीक ना।
मिनरल थिकनेस ऑफ मिनरल डिपोजिशन से आप क्या समझ रहे हैं कि अगर विद इन 200 मीटर या 100 मीटर की डेप्थ के बाद आपका जो मिनरल का डिपोजिशन है वो सपोज दैट 30 मीटर यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, एक स्ट्राटा में बनाते हुए 30 मीटर का कोल डिपोजिशन हुआ, फिर यहाँ से 20 मीटर ओबी डिपोजिशन हुआ, फिर यहाँ से 10 मीटर का कोयल का डिपोजिशन हुआ, फिर ओबी हुआ। तो इस तरह ओबी कोयल ओबी कोयल ओबी इस तरह का डिपोजिशन में हम कभी ओपन कास्ट मेथड ऑफ वर्किंग को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपका लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इकोनॉमिकली बेस्ड नहीं होगा आपका ऑपरेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट बनाएंगे 100 मीटर की डीप तक, 30 मीटर का कोयला का वो जितना फॉर्मेशन है वो एज ए डेवलपमेंट करके डिप्लेरिंग करके इसको हम लोग खा लेंगे। उसके बाद पहले तो डेवलपमेंट करेंगे, जब कंटिन्यूस माइनिंग करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है, या कंटिन्यूस माइनिंग बोलते हैं या फिर मल्टी सेक्शन वर्किंग बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा एक तल्ला माइंस हो गया। फिर 20 मीटर तक वो भी है, तो फिर यहाँ से आप इसको शाफ्ट बनाइए या फिर एडिट बनाइए। फिर यहाँ 10 मीटर वाले 10 मीटर वाले हम लोग कोयल पे आ गए, ठीक। तो फिर इसको आप डेवलपमेंट करेंगे, फिर अगर और नीचे फॉर्मेशन है तो और ऐसे करते करते आप अंडरग्राउंड चलाएंगे। बट ये अगर आप ओपन कास्ट करते हैं तो कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं दे पाएगा। तो थिकनेस ऑफ ओवर बर्डन एंड थिकनेस ऑफ मिनरल डिपोजिशन भी बहुत मेजर इफेक्टिंग होता है ओपन कास्ट माइनिंग मेथड को चॉइस करने के लिए। ओके, फिर स्ट्रिपिंग रेशियो भी मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। स्ट्रिपिंग रेशियो से आप क्या समझते हैं, मैंने बताया था स्ट्रिपिंग रेशियो एक 1 मीटर क्यूब ओबी को हटाने के लिए जितना भी हमारा कोयले का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ओबी बाय मिनरल एक्सट्रैक्शन आर कॉल्ड स्ट्रिपिंग रेशियो, ठीक ना। स्ट्रिपिंग रेशियो सॉरी रेशियो मैंने पहले भी डिस्कशन किया था स्ट्रिपिंग रेशियो के बारे में। तो कहीं ना कहीं स्ट्रिपिंग रेशियो ही हमारा फैक्टर इफेक्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि अगर ये ओबी आपका 60 मीटर है और 30 मीटर तक कोयल का डिपोजिशन है या फॉर्मेशन है, तो आप अगर स्ट्रिपिंग रेशियो निकालें तो 60/30 यानी कि 2/3 सॉरी 1/2/1 हो जाएगा। तो जितना आपका कोयला का फॉर्मेशन नहीं है उससे ज़्यादा तो आपका ओबी का फॉर्मेशन है, ओबी का लेयर है। तो ऐसे में स्ट्रिपिंग रेशियो भी कहीं ना कहीं मेजर इफेक्टिंग करता है। यही स्ट्रिपिंग रेशियो जितना कम रहे उतना बढ़िया, यानी कि कोयले का फॉर्मेशन ज़्यादा रहे, ओबी का फॉर्मेशन कम रहे। ओके, इसके बाद सेल वैल्यू ऑफ ऑयल। सेल वैल्यू ऑफ ऑयल मतलब सेल वैल्यू ऑफ ऑयल SHAL सेल वैल्यू ऑफ ऑयल। आप जो ऑयल निकाल रहे हैं, जो भी फॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्शन करना है, उसका भी मार्केट में वैल्यू होना चाहिए। पता चला 10 रुपये की कॉस्टिंग आ गई निकालने में और मार्केट वैल्यू उसकी 8 रुपये है, तो 2 रुपया आप लॉस में जाएंगे। तो वैसा नहीं, वैसा भी हम लोग फैक्टर्स को चॉइस करना है, वैसा भी ऑयल को हम लोग चॉइस करना है कि भाई 8 रुपये की लागत हो और 10 रुपये का मुनाफा हो, इस तरह का। फिर प्रेजेंस ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, ये भी मैटर करता है आपके लिए। प्रेजेंस ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर यानी कि सरफेस स्ट्रक्चर में कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, रेलवे लाइंस या फिर रिवर्स
या फिर नेचुरल थिंग्स हो जो कि ओपन कास्ट करने में ज़्यादा डिफेक्ट पड़े या फिर ज़्यादा हार्मफुल हो, तो वैसे केस में हम लोग ओपन कास्ट नहीं करेंगे। वैसे केस में हम लोग अंडरग्राउंड करते हैं। तो कहने का मतलब जो सरफेस स्ट्रक्चर है इट इट इज अंडरग्राउंड में बचा रहेगा, बट ओपन कास्ट में सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये भी एक तरह से फैक्टर्स इफेक्टिंग में आएंगे। इसके बाद क्लाइमेट कंडीशन, ये भी एक तरह से फैक्टर इफेक्टिंग है। क्लाइमेट कंडीशन आप नोट डाउन करते जाइए। क्लाइमेट कंडीशन में आप समझिए कि अंडरग्राउंड में हमारा क्लाइमेट का सीजनली का उतना इफेक्ट नहीं रहेगा, बट ओपन कास्ट में क्लाइमेट कंडीशन बहुत मैटर करता है। सपोज दैट अगर आप समर के टाइम पे ऑपरेशन कर रहे हैं, माइनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो समर के टाइम पे 45 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो चली जाती है। बट यही टेम्परेचर अगर राजस्थान तरफ आप जाएं तो उधर 50 प्लस टेम्परेचर चली जाएगी। तो वैसे कंडीशन में आप काम करने के पोटेंशियल में नहीं रहेंगे। एज ए ह्यूमन बीइंग को भी दिक्कत होगी एंड मशीन को भी दिक्कत होगी, क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट में काम करना है। टेम्परेचर 55 डिग्री है तो मशीन भी हीट होती है, तो मशीन को हीट ज़्यादा होने के कारण मशीन जवाब भी दे देगी। तो ये भी आपको डिफेक्ट करेगा कि क्लाइमेट चेंज या फिर क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके। जूलॉजिकल कंडीशन मैंने पहले भी आपको डिस्कशन किया है कि जियोलॉजिकल कंडीशन, जियोलॉजिकल कंडीशन मैंने बताया भी है कि वहाँ का जो भी स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेशन या जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस है उसको देखते हुए भी हम लोग मेथड ऑफ प्रीफर करते हैं ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड रहे। जियोलॉजिकल कंडीशन में सपोज दैट आमने सामने आपका बहुत भारी मात्रा में वाटर्स बैंक्स हो या फिर नदी हो या नाला हो, तो ऐसे केस में आप ओपन कास्ट प्रीफर ना करें तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि पानी बरसाती दौर पे जो HFL होती है वो बढ़ जाती है बरसाती दौर पे, तो आपका माइंस भी डूबने का चांस रहता है, माइंस में भी पानी आने का चांस रहता है। तो ये जूलॉजिकल कंडीशन में आप देख सकते हैं। उसके बाद जूलॉजिकल कंडीशन में फॉर्मेशन जो स्ट्राटा का होता है थिकनेस वो भी आ जाएगा, जो कि मैंने इसमें बताया था, थिकनेस ऑफ ओवरबर्डन एंड मिनरल्स। और अगर आप जूलॉजिकल कंडीशन में देखना चाहें तो ऐसी जगह हम लोग ओपन कास्ट को प्रीफर नहीं करेंगे जहाँ की बहुत ज़्यादा मतलब तूफानी एरिया टाइप में हो या फिर बहुत ज़्यादा उसमें वेलोसिटी ऑफ एयर हो, दिक्कत होगी उसमें। वेलोसिटी ऑफ एयर अगर ओपन कास्ट में ज़्यादा आती है तो फिर एज ए जो भी गंदगी होगी एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा उसमें फैलने का चांसेस रहता है, तो वैसे जगह भी हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। जियोलॉजिकल कंडीशन में अगर पहाड़ी एरिया में भी आप देख सकते हैं कि पहाड़ी एरिया में भी डिपोजिशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ मेथड है। तो इसके बाद आपके पास क्या कितना कैपिटल है, तो ये भी आपको मैटर करता है कि अवेलेबल ऑफ कैपिटल कितना, प्रॉपर्टी या सॉरी कितना आपका कैपिटल्स है, कैपिटल अवेलेबल ऑफ कैपिटल आपको फाइनेंशियली देखते हुए आपको भी चॉइस करना है कि ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड। ओपन कास्ट में मशीनरीज बहुत महंगी, अभी के टाइम पे बहुत महंगी मशीनरीज आ रही है, बट अंडरग्राउंड हमेशा कॉस्टली होता है। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं फैक्टर्स इफेक्टिंग आ जाएगा। इसके बाद साइज ऑफ डिपॉजिट, एक्सटेंट ऑफ एरिया, ठीक ना, कॉस्ट ऑफ रिक्लामिनेशन, कॉस्ट ऑफ ओपन कास्ट में एक ये भी आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग करेगा। कॉस्ट ऑफ रिक्लामिनेशन यानी कि जब आप माइनिंग करके सारा मिनरल्स निकाल देते हैं तो वो
खाई बन जाती है, आपका जगह जो सरफेस रहती है वो खाई बन जाती है। तो वैसे केस में आपको जितना वो भी निकालें वो भी डालिए, उसको भरिए, फिर ऊपर से 5 मीटर तक मिट्टी डालिए। तो मिट्टी डालिए, फिर उसमें आप रिहैबिलिटेशन कीजिए। जितने भी या तो रिहैबिलिटेशन में आप गांव वाले को बसाइए, विस्थापित को बसाइए, या फिर जंगल बनाइए। बट ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर्स इफेक्टिंग है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ रिक्लाइनेशन, कॉस्ट ऑफ रिक्लाइनेशन, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, RECLANATION। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोलॉजी ऑफ एरिया भी आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फिर एक रिक्वायर्ड ऑफ ओपन कास्ट मशीनरीज, रिक्वायरमेंट ऑफ ओपन कास्ट मशीनरी, ये भी चॉइस मतलब फैक्टर्स इफेक्टिंग करता है चॉइस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग मेथड में। अगर कहीं आपने टेंडर लिया है किसी माइंस को रन करवाने के लिए, उसमें रिक्वायरमेंट बस ओनली 2 मशीन की है, तो ऐसे केस में आप 2 मशीन ही यूज कर सकते हैं, 5-10 मशीन नहीं लगा सकते हैं। और इसी के साथ आपको टिपर 5 टिपर यूज करने के लिए परमिट मिला, तो 5 ही टिपर यूज करेंगे। तो ये भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है। प्लस आपके पास फाइनेंशियली उतनी स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसलिए आप 2 मशीन को परचेज कर सकते हैं, 5 टिपर, और अपनी जो ऑपरेशन है माइनिंग की वो कर सकते हैं। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं फैक्टर्स अफेक्टिंग में आ जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई सिस्टम्स, एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई सिस्टम, एबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई सिस्टम, AVIALIBILITY, एबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई सिस्टम, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी, कुछ मशीनरीज ऐसी भी होती है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जैसे पहले के तौर पे सोबेल इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। बट आज के टाइम पे बहुत रेयर केस में सोबेल चलाते हैं। आज के टाइम पे हम लोग एज ए ड्रैगलाइन मशीन्स, या फिर ओनली मशीन्स जो पोकलैंड मशीन्स आती है 580 कोबोल्को या फिर वोल्वो की मशीन आती है, वो डीजल से चलाई जाती है। तो पहले के टर्म में जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी है वो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग होती थी। इसके बाद आप अगर और पॉइंट इसको बढ़ाना चाहते हैं तो फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स, ये जरूरी नहीं है। साइज ऑफ डिपोजिशन हो गया, लॉ ऑफ कंट्री, ये जरूरी नहीं है। अवेलेबल ऑफ स्किल वर्कर्स, हाँ, आपके पास वर्कर्स कितने हैं? अवेलेबल ऑफ स्किल वर्कर्स, आपके पास वर्कर रखना है, लेकिन वैसे वर्कर्स रखना है जिसके पास स्किल हो। कोई भी मशीन ऑपरेटर, यानी कि मशीन जो चला रहा है उसके पास हाईली या फुली स्किल वाले पर्सन को आप रखिए, ताकि बेटर प्रोडक्शन और बेटर सिस्टमिक तरीके से वो कोयल को कटिंग कर सके या फिर मशीन को चला सके। तो एक प्रकार का ये भी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग में आ जाएगा। इसके बाद और अगर पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आई थिंक 10 पॉइंट तो हो गया है। ये आपका ऑलमोस्ट 10 नंबर का आएगा या 15 नंबर का भी आ सकता है। तो मैंने एज ए पॉइंट बाय पॉइंट लिखा दिया है, एंड फिगर के साथ मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो आप फिगर के साथ साथ
पॉइंट ये डालेंगे, फिर फिगर बनाएंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि ड्रिफ्ट कैसे काउज कर सकता है, कैसे इफेक्ट कर सकता है। आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो डेफिनेटली आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ओपन चॉइस, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग हो गया। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब चलेंगे कुछ डिफिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे की सिलेबस में देख लेता हूँ। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। शायद मैंने कराया है कि नहीं कराया है, देख लूँगा। तो ये आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं क्या सिलेबस में है। ओके, चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।